सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक था क्या, देखो So birth of Weimar Republic, Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War in 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies। ठीक है, देखो क्या हुआ है कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा कुछ इनका हिस्ट्रिकल कहानी समझा देता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, देखो बेटा यहाँ देखो एक बार, देखो ये कंट्री है पोर्तुगाल, ये यूरोप का, मैंने एक बार आपको बस मेन कंट्रीज़ का मैप बनाया है। ये है पोर्तुगाल, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड या जिसको हम कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड आते हैं। ठीक है, और ये वाला कंट्री है जर्मनी। ठीक है, ये वाला कंट्री कौन है, फ्रांस के बिल्कुल साथ लगता हुआ है जर्मनी। जर्मनी से नीचे ये कंट्री है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से नीचे यहाँ पर ये कंट्री है इटली। ठीक है, ये इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, इंग्लैंड, और यहाँ ये आ गए पोलैंड, यहाँ कुछ छोटे मोटे देश हैं आज की घड़ी में, और यहाँ पर एक बड़ा कंट्री है रशिया। यहाँ पे और भी कुछ कंट्री हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं की। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इन कंट्री, ये सारे पड़ोसियाँ आपस में, पर बनती किसी की नहीं थी, और इन्होंने आपस में लड़ के अपने रिसोर्सेज जो थे सब खो लिए। ठीक है, और इनकी लड़ाइयाँ जो है वो लगभग यानी कि पिछले 500-700 सालों में ये आपस में लड़ते ही रहे। ठीक है, कभी फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो जाती, कभी इटली ऑस्ट्रिया की हो जाती, तो इस तरह से यहाँ पे लड़ाई जो है वो चलती रहती थी। ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा एम्पायर उनका हुआ करता था। तो कहानी क्या है कि यहाँ से किसी एक ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसकी वजह से एक तरफ हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक है, दूसरी तरफ जर्मनी, और एक तरफ था इटली। ठीक है, तो ये एक तरफ होके लड़े, दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका ये लड़े थे। ठीक है, तो एक तरफ कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, एक तरफ थे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने का उनका रीज़न क्या था, लड़ते तो ये पहले भी आपस में खूब रहते थे, एक दूसरे के एरिया कब्जाने के चक्करों में रहा करते थे। ठीक है, इस बार भी उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग क्या होगा, बड़ी जल्दी जीत जाएंगे, और जीतने के बाद हमें उनके जो एरिया है वो कब्जा लेंगे और वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगस्त के आसपास लड़ाई शुरू हुई, उनको लगा था दिसंबर तक लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 1914 में, पर लड़ाई जो थी वो कितने साल चली, 4 साल चली। ठीक है, आपको 8th में भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने टिस्को वाला चैप्टर किया था तो आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर के लंबा चलने से इंडिया को बेनिफिट हो गया था। तो वो क्यों हुआ था वो आपको मैंने रीज़न बताए थे। ठीक है, तो आप देखो, जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। अब जर्मनी 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक मजबूत एम्पायर था, एंड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलीज। और
इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तीनों का अपना ग्रुप था। इधर से ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एक ग्रुप था, ठीक है। तो ये इनके साथ मिलके लड़े। सो ऑल ज्वाइन द वॉर एंथुसिस्टिकली है होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री, और सब बड़े जोश से एकदम लड़ पड़े, किस चक्कर में कि जल्दी ही लड़ाई का रिजल्ट आ जाएगा और हमें एरिया कैप्चर करने को मिलेंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। पर लड़ाई जो थी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई, जिसकी वजह से यूरोप के जो रिसोर्सेज थे वो सब लड़ाई में ही खर्च हो गए। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब जर्मनी को शुरू में फ़ायदा हुआ क्योंकि जर्मनी इधर फ्रांस के साथ लड़ रहा था और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, तो जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस के कुछ हिस्से जो थे वो कब्जा लिए। शुरू में जर्मनी को जीत हासिल हुई कुछ हिस्सों में। हाउएवर द एली स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917 एंड वॉन। अब 1917 में 1917 में क्या हुआ कि पहले तो सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ये तीन ही लड़ रहे थे, भाई यूरोप की लड़ाई थी। बट अब अमेरिका जो था वो फ्रांस की सपोर्ट में आ गया, ठीक है। 1917 में अमेरिका ने भी लड़ाई में एंट्री की और इस लड़ाई में अमेरिका के आने के बाद ये जो एलीज थे इनकी मजबूती बढ़ गई और जर्मनी जो था वो हार गया। सो डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। तो नवंबर 1918 में लड़ाई का रिजल्ट आ गया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गए, यानी एक्सिस पावर हार गए, और रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका जीत गए। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द अब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब क्या हुआ, उस समय तक यानी नवंबर 1918 तक क्या था, वहाँ पे राजा ही था जर्मनी में। अब लड़ाई हारने के बाद राजा ने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि उसने गद्दी जो थी वो छोड़ दी। तो इस तरह जर्मनी में मोनार्किज्म ख़त्म हो गया, यानी राजशाही ख़त्म हो गई। अब राजशाही ख़त्म हो गई, जर्मनी में एक अव्यवस्था सी थी, इससे जो वहाँ के नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे या जो डेमोक्रेटिक पीपल थे, जो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे, उनको मौका मिल गया पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रमोट करने का, बनाने का। तो उन्होंने फटाफट से क्या किया, एक अपने कंट्री को राजशाही ख़त्म होते अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री अनाउंस कर दिया और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया। So a national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। तो उन्होंने वाइमर के अंदर अपना पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करके एक मीटिंग किया और अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहाँ से फिर उन्होंने अपने आप को फेडरल सिस्टम में इंक्लूड कर दिया। फेडरल सिस्टम होता है जब पावर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हो और नीचे जो स्टेट होते हैं छोटे छोटे उनके पास भी हो, जैसे इंडिया में है। डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टेग, जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टेज कहा जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ कि इलेक्शन करवाए गए और उसमें सभी अडल्ट को, चाहे मैन हो वीमेन है, सबको वोट देने का राइट दिया गया था और इलेक्शन करके जो है वो पार्लियामेंट बनाई गई थी। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। पर वो जो एक लोकतांत्रिक सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। इवन उनको क्या हुआ कि जो वो न्यूली डेमोक्रेटिक सिस्टम बना था, ठीक है, एलीज पावर ने, जो कि यानी कि रशिया, फ्रांस एंड अमेरिका, इन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को मजबूर किया अपनी हार स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी। द पीस ट्रीटी एट वर्साई विद द एलीज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो उस समय जर्मनी पे एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी लगाई गई, यानी कि बहुत ही, जिसको कहें कि बेइज्जती भरी शांति का समझौता जो था वो जर्मनी को करना पड़ा था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज अ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब इसको हम लोग बेइज्जती भरा समझौता क्यों कहते हैं?
क्योंकि एक तो जर्मनी से उसके काफ़ी एरिया जो थे वो ले लिए गए थे, इवन उसको 10% अपनी पॉपुलेशन भी खोनी पड़ी थी। सो जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड अ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी के उस समय ओवरसीज कॉलोनी का मतलब हो गया उस समय जो अफ्रीका में उसके कब्जे थे जर्मनी के, जैसे इंडिया पे इंग्लैंड का कब्जा था तो उसको कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। तो जर्मनी की जो कॉलोनी थी वो सब जर्मनी से ले ली गई और उसके पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा उससे ले लिया गया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, जर्मनी के 13% जो था वो इलाका ले लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कॉल टू फ्रांस। और फ्रांस ने जर्मनी का 75% तो आयरन और माइंस कब्जा लिए और 26% जो थी वहाँ की कोयला खदानें कब्जा ली। यानी जर्मनी के जो रिसोर्स थे, आयरन रिसोर्स 75% तो लोहे की खदानें फ्रांस ने कब्जा ली और 26% कोयले की खदानें भी फ्रांस ने कब्जा ली। द एलीज पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और जर्मनी के पावर कम करने के लिए उनकी जो जर्मनी की मिलिट्री थी उसे ख़त्म कर दिया गया। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द एलीज कंट्री सफर्ड। एवन वो जो समझौता था उसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि लड़ाई की जो वजह है वो जर्मनी है, सारा इल्ज़ाम जर्मनी पे थोप दिया और जो रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका का जो लॉस हुआ था, खर्चा हुआ था, वो खर्चा भी जर्मनी को भरने के लिए बोला गया। सो जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंट 6 बिलियन यूरो, तो 6 बिलियन यूरो जो है उसको पे करना पड़ा था। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. So many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in war but disgrace in Versailles. तो ये सब कुछ जो था वो वहाँ के पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, यानी कि सारा इल्ज़ाम जो था वो अपने सर लिया, क्योंकि एलीज ने धक्के से लगाया और उन्होंने हामी भर ली, साइन कर दिए उस समझौते पे, ठीक है। और उनकी जो लोहे की खदानें थी वो फ्रांस पे चली गई, 26% कोयले खदान चली गई, 13% उनके इलाके एलीज पावर के पास चले गए, उनकी सारी ओवरसीज़ कॉलोनी चली गई, ठीक है। 10% पॉपुलेशन में उनकी मिलिट्री ख़त्म हो गई। तो इसीलिए जो वहाँ के लोग थे वो जो न्यूली पार्लियामेंट बनी थी, वाइमर रिपब्लिक जो बना था, तो उसको दोषी मानते थे, भाई इनकी वजह से ही, ठीक है, जर्मनी हारा है और इन्होंने, बल्कि हमारी बेइज्जती भी हुई है, ठीक है। वो वाइमर रिपब्लिक को क्या मानते थे, बेइज्जती का कारण भी मानते थे, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो हम करेंगे हम इतना ही, ठीक है। तो आगे हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो बेटा चैप्टर में पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तुमने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं की हुई, ठीक है, तो ध्यान से करो इसको, कंसंट्रेशन से, ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा नेक्स्ट आता है द इफेक्ट ऑफ द वॉर, ठीक है। अब वाइमर रिपब्लिक पे जो कहानी हुई, उन्होंने पीस ट्रीटी एक्सेप्ट कर लिया, लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है। अब एक तो नया नया सिस्टम लगा था, नया नया डेमोक्रेटिक सिस्टम लगा। उससे पहले तो क्या होता था कि वहाँ पे मोनार्किज्म था, राजशाही थी, ठीक है, राजा होता था। अब नया नया डेमोक्रेटिक सिस्टम लगा, लोगों को समझने में भी दिक्कतें आती है, या कुछ जो कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि वो पहले वाला ही सिस्टम सही था, ये तो क्या वोट दो और फिर बात तो कोई इतने मज़े वाली नहीं आई, ठीक है। सो अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ द वॉर, यानी वाइमर रिपब्लिक पे या जर्मनी पे उसके इफेक्ट क्या हुए। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अब लड़ाई में देखो रशिया भी शामिल था, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यानी कि मोस्ट ऑफ जो पार्ट था यूरोप का वो लड़ाई में हिस्सा ले रहा था, आपस में ही लड़े जा रहे थे, ठीक है। रिसोर्सेज ड्रेन हो गया, तो फाइनेंशियली भी उनको बहुत लॉस हुआ, साइकोलॉजिकली लॉस हुआ मेनली, यानी कि बहुत लोग भी मारे गए थे उस वर्ल्ड वॉर के अंदर। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स। अब कहाँ तो यूरोप की हालत अच्छी थी
और वो अदर कंट्रीज़ को कर्जा देता था, या उसकी बहुत सारी अदर कंट्रीज़ कॉलोनीज़ थी, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ पे कब्जे थे, जैसे इंग्लैंड का कब्जा इंडिया पे था और बहुत सारी जगह था, फ्रांस के भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कब्जे हुआ करते थे। ठीक है, तो कहाँ तो यूरोप की हालत जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मोस्ट ऑफ वर्ल्ड पे उनका कब्जा हुआ करता था। बट अब क्या हुआ, अब वो आपस में लड़ने की वजह से उनका रिसोर्सेज जो था बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया, उनकी पावर जो थी वो कम हो गई। ठीक है, तो वो अब पहले कहाँ तो लेनदार हुआ करते थे, अब वो देनदार हो गए, उनको कर्जे लेने पड़े थे लड़ाई के दौरान। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. अब लड़ाई शुरू किसने की थी? जो जर्मनी में पुराने राजा थे। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड जर्मन एम्पायर था, लड़ाई उसने की थी और भुगतना किसको पड़ा? न्यू वाइमर रिपब्लिक को। जो नया वाइमर रिपब्लिक बना था, यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बना था जर्मनी में, भुगतना किसको पड़ा? उनको। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. ठीक है, so the Republic carried the burden of war guilt. तो एक तो रिपब्लिक के ऊपर लड़ाई का एक दोष लग गया, उसका बोझ उसके ऊपर पड़ गया। ठीक है, एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, और पूरे वर्ल्ड में उसका एक इंसल्ट हुआ। ठीक है, एंड थर्ड, and was financially crippled by being forced to pay compensation. और उनको क्या है कि कंपनसेशन पे करना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो गिर गई। So those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, became easy target of attack in conservative national circle. अब वहाँ जर्मनी में जो नेशनलिस्ट पर्सन थे, ठीक है, जिनमें कि डेमोक्रेट्स कौन थे? जो जर्मनी में उस टाइम पे डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है, तो वो डेमोक्रेट्स, लिबरल एंड कैथलिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये एक जो वहाँ पे कंजर्वेटिव लोग थे। ठीक है, कंजर्वेटिव लोग किसको कहते हैं? जो लोग पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, रूढ़िवादी पुराने सिस्टम को पसंद करते हैं। तो अब उनको मौका मिल गया, क्योंकि ये लोग चेंज चाहते थे, चेंज हो गया था, नया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन गया, बट सारा जो किया धरा था वो किसके ऊपर आ पड़ा? अब वाइमर रिपब्लिक पे। तो उसकी वजह से जर्मनी को लॉस हो गया। अब लॉस के जिम्मेदार किसको माना लोगों ने? इन लोगों को। भाई इनको बड़ी चुल्लो रखी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी बनाने की, लो भर लो डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या हो गए? वो एक इजी टारगेट हो गए। उनको क्या कहा जाने लगा? नवंबर क्रिमिनल्स। तो नवंबर क्रिमिनल्स किनको कहते थे? इन लोगों को, डेमोक्रेट्स, लिबरल, कैथलिक्स। क्यों कहते थे? क्योंकि नवंबर 1918 में ही क्या हुआ था? वो वॉर ख़त्म होने के बाद ट्रीटी हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से, यानी कि नवंबर में ही वो सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? नवंबर क्रिमिनल्स। सो दे वर मॉकिंग कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। ये 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु वर नवंबर क्रिमिनल्स, या 1 मार्क्स में भी आता है। द माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। ठीक है, तो उसके बाद आगे इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे अभी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप के अंदर एक नए तरीके के माइंडसेट बना दिए। माइंडसेट क्या बना दिए? आर्मी सोल्जर्स को सिविलियन के कंपैरिजन में वैल्यू ज़्यादा दी गई, क्योंकि लड़ाई लड़ रहे हैं, सोल्जर्स को एनकरेज करना है। एनकरेज करने के लिए क्या, हर जगह उनका गुणगान किया जाने लगा, उनको हीरो की तरह दिखाया जाने लगा। तो जो आम नागरिक थे उनके मुकाबले सोल्जर्स को ज़्यादा वैल्यू मिली। ठीक है, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सो पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. तो इसीलिए क्या हुआ कि उनको ये एक ज़रूरत महसूस हुआ, भाई लड़ाई में जो सोल्जर जाएगा उसके अंदर एक अग्रेसिवनेस होना चाहिए, मैस्कुलाइन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो पावरफुल होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, माइंडसेट उसका एकदम अग्रेसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई देख के डर जाए। ठीक है,
द मीडिया ग्लोरीफाई ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच बोलते हैं जब लड़ाई होती है, तो पहले होती थी लड़ाई, आजकल तो एरियल बॉम्बिंग होता है कि हवाई जहाज़ों के थ्रू बॉम्बिंग होता है, पहले ज़मीन पे ही लड़ाई होती थी। तो क्या होता था कि ऐसे खाइयाँ खोद ली जाती थी और खाइयों में अंदर छुप के बंदूकों से गोलियां चलती थी या इस तरह के, तो वो जो खाइयाँ खुदी रहती थी उनको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को बड़ा ग्लोरीफाई किया, यानी कि उसमें बड़ा उन्होंने शान से दिखाया, ट्रेंच में मरने को बड़ा उन्होंने ग्लोरीफाई किया, ठीक है। अदरवाइज़ ट्रेंच लाइफ जो होती थी वो बहुत जिसको कहें कि बदतर होते थे, ठीक है। लड़ाई में लोग मरते रहते थे, सैनिक मरते रहते थे, वहीं ट्रेंच में भूख से भी लोग मरते रहते थे, कई बार खाने की सप्लाई नहीं हो पाती थी, ठीक है। वहीं पे ही वो ट्रेंच में खाइयों में लाशें पड़ी रहती थी, उन्हीं के ऊपर सोल्जर जो है वो लड़ते रहते थे, ठीक है। उनमें बहुत तरीके की बदबू हो जाती, महामारियाँ फैल जाती, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। बट मीडिया ने क्या किया, सोल्जर्स को एनकरेज करने के लिए वो ट्रेंच लाइफ जो थी उसको ग्लोरीफाई किया। The truth, however, was the soldiers lived miserable life in these trench, trapped with rats, feeding on corpse. corpse बोलते हैं लाशों को, ठीक है। तो हालांकि सच ये नहीं था, ट्रेंच लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, वो बहुत मिजरेबल थी, दुखदाई थी, क्योंकि ट्रेंच के अंदर सोल्जर मरे रहते, उनमें चूहे उनको लाशों को खाते रहते थे। So they faced poisonous gas and enemy शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली। और लड़ाइयों के दौरान बड़ी तेज़ी से लोग मर रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ से बॉम्बिंग होता है या जहरीली गैसें, इस तरह के हथियार इस्तेमाल होते थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा इन नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग। तो इसीलिए एक एग्रेसिवनेस का जो प्रोपेगेंडा था वो पॉपुलराइज होना शुरू हो गया, क्योंकि मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। डेमोक्रेसी की बजाय एक जो डिक्टेटरशिप है उसको कंजर्वेटिव लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि इन लोगों का तो वहाँ मजाक उड़ता था, इनकी बात को कोई ज़्यादा वैल्यू देता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर से जर्मनी में डिक्टेटरशिप को ही पसंद कर रहे थे लोग, सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से जब हिटलर आया तो उसको लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और उसने अपनी तानाशाही की। So democracy was indeed a young and fragile idea which couldn't survive the instability of interwar Europe, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ठीक है, उस समय में एक नया आइडिया था, बट वो वहाँ पे टिका नहीं, क्योंकि नया आइडिया उस समय जर्मनी में अप्लाई हुआ था, उसी समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो यानी कि उसके आने के बाद जो सर्कमस्टांसेस थे वो अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो सारा जो इल्ज़ाम लग गया वो डेमोक्रेसी पे लग गया, और फिर से डेमोक्रेसी की बजाय जर्मनी जो था वो चल पड़ा तानाशाही की तरफ, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो आज हम करते हैं इतना ही, 2 पॉइंट हमने किए हैं। चैप्टर को हम थोड़ा सा ये स्लो करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वैसे टिपिकल चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनते रहो, और जो मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ ये एक दूसरे से, ये रिलेशनशिप पे ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में भी आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का और 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, ठीक है, एंड तो ये चैप्टर आपस में लिंक्ड है बेटा, तो ध्यान से करना है इन चैप्टर को। और स्पेशली 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर तो आपको समझ ही तब आएगा अगर आपने 9th क्लास हिस्ट्री का 1st, 2nd, 3rd चैप्टर अच्छे से किया होगा। क्लियर? ये अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो 10th में फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी समझ आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।